क्या हाल है भाई तुम सबके यार। आज हम ना लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लाइट के दो पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। आज फिलहाल हम पार्ट वन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम मिरर्स के बारे में, उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज़ में क्या चीज़ हमसे पूछ रहा है वो पढ़ेंगे। और पार्ट टू में हम लेंस के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये पूरे कोई नोट्स नहीं, कैसे कोई बहुत बड़े नोट्स हैं। हमने सारी मेन मेन बातें लिखी हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो भाई रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन में, जब कोई लाइट सीधी चल रही है लाइक दिस, सीधी चल रही है कोई लाइट, उस मोशन को नाम दिया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी बात आप माइंड में रखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है। चलो भाई, अब टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जस्ट मैं ये एक सरफेस है, मिरर सरफेस। ठीक, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट करा और ठीक है, इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट करा और लाइट टक्कर खा के इस तरीके से मुड़ गई, जैसा आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। सिक, ये जो लाइट आती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे टक्कर खा के मुड़ेगी तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच के एंगल कहाँ से ले जाएंगे, हमेशा नॉर्मल से लिए जाएंगे। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मीन्स अगर कोई लाइट किसी मिरर के ऊपर गिरे और वो उसी मीडियम में वापस मुड़ जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। जैसे आपने ये सीन्स देखे होंगे ना, जब आप किसी लेक्स में जाओ, वहाँ पे पहाड़ी होती हैं तो आपको पानी के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा होता है। ये किसकी वजह से दिख रहा होता है आपको, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा होता है। ठीक है। उसके बाद भाई आपके पास टॉपिक आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आप सबको याद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों लाई करते हैं एक ही प्लेन में। ठीक है। इसको आप एक बार याद कर लेना, हो सकता है भाई आपके एग्जाम्स में आपसे पूछ ले तो नंबर बन जाए। ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है प्लेन मिरर। यार प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ये ऐसा मिरर है, इसके हम रोज देखते हैं अपनी आंखों से इस मिरर को। यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही इमेज का साइज बनता है। मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, है ना। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगी। याद रखना, जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना यार, वो वर्चुअल होती है, सीधी होती है, लेकिन ना लिटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर मैं ऐसे हाथ उठा रहा हूँ, देखो मैंने ना अपना दूसरा हाथ उठाया है, लेकिन आपको मेरा हैंड, जैसे अगर इमेजिन करो मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको राइट हैंड दिख रहा होगा, और जब मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ ना तो आपको क्या दिख रहा होगा, मेरा लेफ्ट हैंड। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है इसके अंदर। ठीक है भाई। और एक बात आप याद रखना, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जो इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, इसका मतलब क्या है। जैसे ये आपका एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, इसकी इमेज भी फॉर्म हो रही होगी भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए भाई। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस होगा, जितनी डिस्टेंस पे मतलब रुको मैं इसमें यहाँ बताता हूँ यार। देखो यहाँ देखो, ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है। यहाँ से इधर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी पे ही क्या होगी, इसकी इमेज भी क्रिएट होगी। तो ये ना प्लेन मिरर की अपनी एक प्रॉपर्टी है। फिलहाल आप इस चीज़ को, पूरे इस पेज को अच्छे से याद रखना, क्या क्या बातें हमने पढ़ी।
वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करता है, और जितना हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की बनती है। और जस्ट इमेजिन ये मेरा मिरर है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे उसकी इमेज भी बन रही होगी। आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ना कुछ यूजेस पूछता नहीं है, लेकिन यार कुछ पता भी नहीं है सीबीएसई का, कहता आपसे पूछ ले कि प्लेन मिरर के यूजेस क्या होते हैं। यार कुछ पूछ ना पूछे, लेकिन कुछ बातें यार अपना ज़रूर याद रखना। जैसे जो हमारे घरों में शीशा लगा होता है जिसमें अपना फेस देख रहे होते हैं, वो आपका प्लेन मिरर होता है। दूसरी बात, सोलर कुकर्स के अंदर, जो सोलर कुकर आप बनाते हो उसके अंदर प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। तीसरी बात, एक पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि सबमरीन्स में लगता है, उसके अंदर भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। चौथी बात, क्लाइडोस्कोप बनाने में भी किसका यूज़ करा जाता है भाई? प्लेन मिरर का यूज़ करा जाता है। हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि क्लाइडोस्कोप के अंदर किस टाइप का मिरर यूज़ किया जाता है, या आपसे पूछेगा पेरिस्कोप के अंदर भाई किस टाइप का मिरर हम यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके यूजेस थे किसके? प्लेन मिरर के। अब हम चलते हैं अलग टाइप के मिरर पे जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे सिलेबस में है और हमें ये अच्छे से पढ़ने भी हैं। दो तरह के मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यार जो मेरे कॉनकेव होते हैं ना, उन्हीं को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देते हैं। लाइट फैलती आती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, इसलिए इन मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। एक मिरर ऐसा होता है जो लाइट को फैला देता है, तो उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। जो कौन होता है आपका? कॉन्वेक्स होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि भाई कॉनकेव मिरर की शेप कैसी होती है। इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, और इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और भाई इन दोनों पॉइंट्स का जो आधा होगा उसको बोला जाएगा फोकस, और फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें पहले से पता हैं। नहीं पता तो भाई याद रखना, पोल से सारे डिस्टेंस हमें मेज़र करने होते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो आधी दूरी होती है उसको फोकस बोला जाता है, और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सो ये आपके दोनों टाइप्स के मिरर है, कॉनकेव भी है और ये आपका कॉन्वेक्स भी है। आपको भाई दोनों मिरर्स पहचानने आने चाहिए, क्योंकि यहीं से तो हमारे सारे पीवाईक्यूज उठते हैं, स्फेरिकल मिरर से। आई होप यहाँ तक बातें सबको समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलो भाई, ये रिलेशन आप सबको याद भी होना चाहिए कि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में रिलेशन क्या होता है। तो R=2f। इसको अपनी नोटबुक में कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो नोट्स है ना, इसमें कुछ थ्योरी नहीं भरी हुई, कुछ नहीं भाई, एग्ज़ाम रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को तो आप मतलब ये ऐसी चीज़ है कि यार इससे शॉर्ट्स तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ बातें हमें याद रखनी है भाई कि इमेज फॉर्मेशन मतलब, देखो, जब दो रेज असली में मिलेगी एक्चुअली, तो बनती है रियल इमेज। और जो रियल इमेज होती है ना, हमेशा उल्टी बनती है। आई बात समझ? और अगर दो रेज मिली नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा, शायद ये लाइन यहाँ से आ रही होंगी, उस टाइप की जब इमेज बनती है, शायद वाली, कि शायद ऐसा कुछ डॉटेड डॉटेड लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर जो इमेज बनती है ना,
उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होते हैं ना वो हमेशा सीधी बनती है, तो सीधी को इरेक्ट बोलते हैं और उल्टी को इन्वर्टेड बोला जाता है। तो ये पेयर होता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक, आगे बढ़े भाई। चलो अभी ये भाई हमारे एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 5 साल लगातार रूल्स के ऊपर पीवाईक्यूज आया है, जहां पर आपको इनके रे डायग्राम्स बनाने को बोलेगा। आपसे नहीं बोलेगा कि रूल 1 लिख के दिखाओ, रूल 2 लिख के दिखाओ, सीधा बोलेगा आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और एक रे ना आप पास करा रहे हो फोकस से, बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी। देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन से केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला केस, ये वाला केस और एक ये वाला केस, ये दोनों केस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है भाई। इसको मैं लिख देता हूँ, ये वाला केस भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाला केस भी इम्पॉर्टेंट है। भाई रूल्स बोलते क्या है, ये रूल्स बोलता है अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो टक्कर खाने के बाद फोकस से पास होगी, ये बोलता है पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, यार अगर कोई लाइन फोकस से पास हो रही है तो टक्कर खाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या बोलता है, यार अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो टक्कर खा के वापस रिट्रेस करेगी, मतलब उसी रास्ते पे दोबारा आएगी। तो चौथा रूल क्या बोलता है भाई, चौथा रूल ये बोलता है अगर आप किसी लाइट को पोल पे इंसिडेंट कराओ तो सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट मार जाएगी। ये जो एंगल होते हैं दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये सिंपल से आपके 4 रूल्स हैं भाई, जो आपको याद रखने हैं। आई बात समझ भाई। उसके बाद भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके रे डायग्राम। लेकिन रे डायग्राम में भी भाई कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, कि इंपॉर्टेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो भैया ये रहा इंपॉर्टेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट। बड़ा स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है यार, देखो वैसे तो ना कॉनकेव मिरर आपका मेजरली केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन बस एक ऐसा केस है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। उस टाइम पर जो इमेज बनेगी ना, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, तो वो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट उसी टाइम पर। वरना बाकी सारे केसेस में जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, बस एक केस को छोड़ के। इसलिए यार बोल देते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो दोनों टाइप की इमेज बनाता है। कौन कौन सी भाई, रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इरेक्ट भी। आई बात समझ भाई। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारे रे डायग्राम्स आते हैं, और नहीं आते तो भाई जी इसको प्लीज़ आप सीख लेना, बड़े ज़रूरी हैं भाई, आने चाहिए। ठीक है, ये वाला केस यार इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ना पी वाई क्यूज़ आ चुके हैं, 24 में भी आया है, 23 में भी आया है। ठीक है, और नीचे वाला तो भाई डायग्राम ही ड्रॉ करने को आ गया एग्जाम में कि ना भाई वो केस ना ऐसे नहीं बोलेगा आपको केस नंबर बनाओ, क्वेश्चन देगा पूरा एकदम बड़ा सा क्वेश्चन देकर माइंड हिल जाए कि क्या दे दिया भाई मेरे को। अरे प्यार से पढ़ोगे, मोहब्बत से मोहब्बत से पढ़ोगे तो आप देखोगे अरे ये तो हमें आता है। सो भाई इन ना डायग्राम्स को कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे यूजेस। भाई ये भी कभी कभी यार बड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि यार कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है होता है ना ऐसा कंफ्यूजन। भाई याद रखना, कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करवाता है।
यार अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट में मैं कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं तो वो बेचारा लाइट को फैला देगा, और यार लाइट फैल के तो आपको दिखेगा ही नहीं। आप रोड पे जा रहे हो, आपकी लाइट जो है फोकस ही नहीं कर पा रही रोड पे, आपकी लाइट तो ऊपर नीचे भाग रही है, तो क्या आपको विजिबल होगी चीज़ें? नहीं होगी। इसलिए गाड़ी की हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज़ करा जाता है। जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर होता है। और जो शेविंग मिरर जो घर में बना होता है उसके अंदर भी क्या होता है भाई? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है भाई। कार की हेडलाइट वाला तो यार याद रखना, कार वाला ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, रियर व्यू मिरर में कौन सा लगा हुआ है यार, कार की हेडलाइट में कौन सा लगा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, कार की हेडलाइट में लगा हुआ है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। और रियर व्यू में क्या होता है? कॉन्वेक्स लगा होता है। कॉन्वेक्स का जो वाइडर फील्ड व्यू, मतलब वाइडर रेंज होती है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है आपका ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और उस बड़े एरिया को छोटे से पार्ट में करके दिखा देता है वो कॉन्वेक्स जो होता है आपका। ठीक है। ये कॉन्वेक्स के रूल हैं। जैसे कॉनकेव के रूल्स थे, बिल्कुल सेम ऐसे कॉन्वेक्स के रूल्स हैं। अब भाई कॉन्वेक्स में ना ये वाला पेपर में आ चुका है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको भी हम कर देते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी हमारे पेपर में आ चुका है। फर्स्ट वाला पार्ट ही पेपर में आया, बाकी ऐसा नहीं कि सारे उठ के आ गए, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट पेपर में आ चुका है। और भाई ये दोनों डायग्राम्स आपको यार अच्छे से आने चाहिए इसके, कि हमें कैसे क्या ड्रॉ करने हैं। ठीक है। मैं एक काम करूँगा, रे डायग्राम के लिए ना एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि यार रे डायग्राम्स के लिए ना रखेंगे ना तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा यार, तो इसको एक बार अलग से कर लेंगे। ठीक है। अब कॉन्वेक्स वाला मैंने तो मैं भी बताया था ना, कॉन्वेक्स वाला तो वो रियर व्यू मिरर में यूज़ करा जाता है। और क्यों करते हैं भाई? क्योंकि पहली बात तो अपराइट या इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज बनाता है। दूसरी बात, बहुत बड़े एरिया को छोटा सा करके दिखा देता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसलिए इसको गाड़ी के जो साइड वाला मिरर होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। हाँ भाई, कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, और यूजेस क्या हैं। अब हम चलते हैं इसके कुछ ऐसी बातों पे जो हमारे लिए एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। जैसे कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा? इन्वर्टेड भी बनाएगा और इरेक्ट भी बनाएगा। ये क्या हो गया? बिल्कुल बनाएगा भाई। यही बातें तो आपको याद रखनी है मेरे भाई। कॉनकेव मिरर सीधी और बड़ी इमेज बनाते हैं, ये बात बस आप याद रखो। क्या बोला? कॉनकेव मिरर सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। और वहीं पे अगर मैं देखूं कॉन्वेक्स को, तो ये सीधी के साथ छोटी इमेज बनाता है। सीधी भी बनाएगा लेकिन इमेज कैसी होगी? छोटी होगी। बोल रहा है कि ना इमेज ना मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है। बोल रहा है इमेज ना डिमिनिश है लेकिन सीधी है। माइंड में जाना चाहिए एकदम से, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर सीधी इमेज है और बड़ी इमेज है तो कॉनकेव है। सीधी इमेज है लेकिन छोटी इमेज बन रही है तो क्या है? कॉन्वेक्स है। भाई कॉन्वेक्स हमेशा ना इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन जो कॉनकेव होता है वो दोनों बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इरेक्ट भी। ठीक है। ये दोनों आपको भाई अच्छे से याद करने हैं, ये वाला पेज भी और ये वाला पेज भी एकदम प्रॉपर। ठीक है। कुछ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बातें आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। कॉनकेव सीधी बड़ी इमेज, कॉन्वेक्स सीधी और छोटी इमेज। आई बात समझ? माइंड में रखना। ठीक है। एग्जाम्स के लिए काम आएंगी और आपको भी मदद मिलेगी इससे। अब आ जाओ यहाँ पर भाई,
अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो मिरर फॉर्मूला याद रखना, 1 में v प्लस 1 में u। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v इमेज का डिस्टेंस है, और f आपकी फोकल लेंथ है। तीनों के तीनों, या मैं बोलूँ सारे डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। उसके बाद ये वाली बस आपको बात याद रखनी है, u को हमेशा नेगेटिव ही लेना है। कभी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में कभी भी साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज नहीं देगा। आपको u की वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव ही मिलेगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप उस u की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लोगे, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, आप हमेशा u की वैल्यू को नेगेटिव ही लोगे। दूसरी बात, अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लोगे, और भाई अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लोगे। बस ये दो बात अपने माइंड में बिठा लोगे ना, तो कभी भी मिरर फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटवाओगे अपने। एक तो ये वाली बात याद रखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी बात, u को हमेशा नेगेटिव ही लूंगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, वरना मैं नेगेटिव कंसीडर करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। उसके बाद भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यार मैग्निफिकेशन के टॉपिक का ना भी हम एक बार थोड़ा सा डीपली समझते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि एग्जाम में आता है कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन का टॉपिक जिसके माइंड में क्लियर है ना, वो ये चीज़ कर लेगा। जिसके माइंड में नहीं है ना, वो बेचारा तुक्केबाजी मारेगा, और फिर तुक्का लग गया तो ठीक, वरना है ना। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो होते हैं, माइनस का v अपॉन यू, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों फॉर्मूलेस माइंड में बैठने चाहिए। माइनस का v अपॉन यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये कुछ डब्बा सुनना ध्यान से, क्या है इसमें, ठीक। खजाना है खजाना। हाँ देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में नेगेटिव आ रहा है, मीन्स इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड। पहली बात, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में माइनस साइन आ रहा है, इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में पॉजिटिव साइन आया है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो बात कैच करना, बौखला मत जाना, प्यार से मोहब्बत से समझो। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात याद रखो। दूसरी बात, अब मैं साइन की बात नहीं कर रहा, मैं 1 2 3 4 वाले नंबर की बात कर रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर का जो नंबर है वो 1 2 3 4 मतलब 1 से बड़ा है ना, इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। और अगर मैग्निफिकेशन का जो नंबर है वो 1 से छोटा है, 0.5 1/2 1/3 1/4, 1 से छोटा अगर आ रहा है तो इमेज बनेगी डिमिनिश। भाई क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा यार, आओ एक बार समझो न्यूमेरिकल से। देखो, मैंने लिखा m इक्वल्स टू -2, तो ये जो माइनस साइन है ये मेरे को समझा रहा है कि इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड, ओके। और ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है ना, 2,
इसका मतलब इमेज कैसे बन रही होगी? मैग्नीफाइड। सिंपल। आई होप जो चीज़ समझा रहा था वो चीज़ बैठी होगी माइंड में। नीचे देखना यार, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन ये नंबर तो यार एक से छोटा है, तो क्या हो गया? इमेज डिमिनिश बनेगी। बैठा माइंड में? भाई नहीं बैठा ना, वीडियो को पीछे कर, ध्यान से समझ क्या बोला, क्योंकि ये पेपर में आता है भाई, तो ये आना चाहिए हमें। आई होप मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश करी भाई आपको समझाने की। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चंस पर भाई। 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यार किसी बच्चों को ना, एक मैंने यार बड़ा क्लास में ना देखता हूँ, बच्चों को ना बड़ा डाउट रहता है यार, किस सर आप ना क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख देते हो, वैल्यूज़ बता देते हो, हम कर देते हैं, हम क्वेश्चन कैसे समझे कि वैल्यूज़ कैसे निकलेगी? तो पता है देखो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो मिरर कौन सा है सबसे पहले, और उसको अपने नोटबुक में लिखो। जैसे अभी फिलहाल मेरे क्वेश्चन में मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है। ठीक, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है उसकी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है इस चीज़ों को लिख लो। यहाँ पे फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉनकेव मिरर है, और अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ को मैं क्या कंसीडर करूँगा? नेगेटिव कंसीडर करूँगा। ठीक है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन, ओहो हो, क्वेश्चन तो खेल गया आपके साथ। बोल रहे डिस्टेंस बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज का। एक बात याद रखना, अगर कहीं भी ये बात कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, माइंड में चमकना चाहिए भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यार अगर कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम सेम बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओहो, रे डायग्राम का केस नंबर 3। ओके, पेपर में बोल रहे डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का? अरे यार डिस्टेंस तो जीरो है, डिस्टेंस जीरो है भाई। हाँ क्यों जीरो है भाई? अरे मेरे भाई, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है, उतनी दूरी पे इमेज बन रही है। या मैं बोलूँ भाई जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है। अब डिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो। ऐसे घुमाएगा आपको रे डायग्राम से। आप क्या सोच रहे थे आपको रे डायग्राम बनाने को देगा? चलो ये ऑब्जेक्ट तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, रे डायग्राम बना। ऐसे घुमाएगा आपको, हमें घूमना नहीं है, हमें उसे ही घुमा देना है। दूसरा देखो, बोल रहा है एक रे ऑफ लाइट को कॉनकेव मिरर के ऊपर डाला गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। If this ray, after reflection from the mirror, passes through the principal axis from a point at distance 10 centimeter, find radius of curvature। देख रहा है, रूल्स वाले क्वेश्चन से घुमा रहा है तुम्हें, हम घूमेंगे नहीं, इधर समझो। देखो जब भी कोई लाइट, कॉनकेव मिरर का केस है, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अभी समझाया था भाई, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। ओहो हो, मतलब ये हमको ना फोकस के लिए दे दी इसने। है ना?
इसका मतलब यार फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, अबे जा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है, 2 × 10, कितना आंसर आ गया भाई, 20 सेंटीमीटर। समझा कैसे घुमाएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिमाग खोल के पढ़ो भाई, ठीक है, ध्यान से। एक स्टूडेंट चाहता है कि उसकी इरेक्ट इमेज आए ऑब्जेक्ट की, वो कॉनकेव मिरर का यूज़ कर रहा है ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ओ भाई, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर तो वैसे यार रियल इन्वर्टेड बनाता है, बस एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, कब? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो what will be the distance of the object? Less than 10 centimeter. Less than 10 सेंटीमीटर। देख रहे हो, एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े बनते हैं इस चैप्टर से। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चंस को कर दोगे। बोल रहे मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन, देखना, एक वर्चुअल बना रहा है, ठीक है, इरेक्ट बना रहा है, ठीक है, डिमिनिश बना रहा है, और भी ठीक है, क्या आंसर है? कॉन्वेक्स है भाई, अभी हम मैग्निफिकेशन पढ़ के आए हैं, हमें मत चला तू है, कॉन्वेक्स। कैसा लगा भाई? अब एक रे डायग्राम बना दो कोई भी इसका, बोल रहे ना, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। आया समझ मित्र? एक ही क्वेश्चन है यार। बोलता है मैग्निफिकेशन क्या है रियर व्यू मिरर की, जो व्हीकल्स में फिटेड होते हैं। यार वो जो मिरर होते हैं, चलो गोलू मोलू से छोटे से होते हैं, इमेज छोटी बनती है, छोटी बन रही है इमेज, इमेज डिमिनिश बन रही है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होनी चाहिए भाई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तू कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो सारे क्वेश्चन कर देगा। ऐसा भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, सारा खेल ही भाई कॉन्सेप्ट का है। वो जो कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसको अगर किसी के माइंड में नहीं बैठा ना, दोबारा जाना उस वीडियो को स्लो करके सुनना, क्या बोल रहा हूँ मैं उसमें, ट्राई करना, ठीक है। रूल्स पूछ रहा है आपसे, ड्रॉ अ रे डायग्राम। भाई साहब 1 बजेगा रात का। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस। वन रे ऑफ लाइट passes through center of curvature। अरे दादा, इतना इजी क्वेश्चन है। ओ, इस पेन को क्या हो गया, चल गया भाई। ओके भाई, कॉनकेव मिरर बना दो, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये मेरा फोकस है भैया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है गाइस। मैंने एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया भाई, टक्कर खा के वापस उसी रास्ते पे क्या कर देगी, रे ट्रेस। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। ओहो, कॉन्वेक्स मिरर पार्ट नंबर 2। कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो भाई। एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो टक्कर खाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे इसको ऐसे डॉटेड दिखा दो, इस पॉइंट को नाम दे दो फोकस, और एक इस लाइन पे दिखा दो, इसको नाम दे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका बन गया पार्ट 2। थर्ड पार्ट है पासिंग थ्रू फोकस। भैया कॉनकेव मिरर बना दो, ई फोकस है,
ईव जब भी कोई रे भैया फोकस से जाएगी, बेचारी टक्कर खाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये मेरे बन गए तीनों पार्ट, ए बी और सी। ओके, सो बच्चों वाला टॉपिक है बस, कॉन्सेप्ट बाबू भैया। चलो ई का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आको देखो क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अच्छा कॉनकेव मिरर है, ये वाली बात भी लिख लो। देखो समझो कैसे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है, कैसे बातें लिखनी है। मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की प्लस तो ना होती है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ। और यू तो हमेशा हमें नेगेटिव ही लेना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस डू। बेटा आपको वी निकालना है और हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, एच आई निकालना है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो आओ जल्दी से ट्राई करते हैं। देखो भाई 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/v किसके बराबर हो गया, 1/f माइनस का 1/u। वैल्यूज पुट करना, माइनस का 1/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। इसको सॉल्व करना तो 1/v किसके बराबर आ रहा होगा, -15 प्लस 10 अपॉन में 15 इंटू 10। तो v के लिए किसके बराबर आ गई 150 अपॉन में -5। सॉल्व करा तो v के लिए कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। भैया v आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर। v आ गया तो अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। उसके लिए पहले मेरे को मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी वाले फॉर्मूले से, माइनस का v/u। भाई v की वैल्यू ये हमें माइनस से लेना होता है, v के लिए हमारे पास माइनस की आई है और u की वैल्यू मेरे पास माइनस की 15 है, तो माइनस से माइनस कट गया, नेट आंसर आ गया -2। मैग्नीफिकेशन आ गई -2। अभी एक फॉर्मूला और होता है ना मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, m की वैल्यू को -2 डालो, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है और ऑब्जेक्ट की कितनी दे रखी है 4। सो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर आ गई भाई, -8 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ये हो गया मेरा इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी टाइप से आपको भी अपना चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हो एक ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो ये ऊपर फालतू बात लिखा है, ये वो टेबल दिया गया भाई, 3 केस है, 3 मिरर है ए बी सी, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, तीनों के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इन विच ऑफ द अबव केसेस मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश इमेज, कि इनमें से कौन से केसेस में जो मिरर है वो डिमिनिश इमेज बनाएगा। तो देखो भाई थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना अपना, ठीक है। ऊपर वाले केस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा हुआ है तो इमेज पक्का डिमिनिश बनती है। एक तो ये वाला आंसर हो गया इसका फर्स्ट का, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट का। एक तो ये दिखाएगा डिमिनिश इमेज, ठीक है। और 15-30, अब देख दिमाग दौड़ा, फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है।
और यहाँ पर तो डिमिनिश बनती नहीं है, बी तो ऑटोमेटिकली हट गया। थर्ड वाले केस पे आओ, फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, क्या डिमिनिश बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट तो बनेगी, लेकिन इमेज डिमिनिश सोच बनेगी नहीं बनेगी, दिमाग लगा। ये कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस है। अगर आपको भी अलग केस समझाया था वो वहां पे देखो मैंने लिखा भी हुआ था कि भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रहा, ये वाला केस है। आई बात माइंड में, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, घुमा घुमा के क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछना चाह रहा है वो। सो फिलहाल इसमें सिर्फ मिरर ए ही ओनली आपको डिमिनिश इमेज दिखाएगा, वरना बी वाले में तो सेम साइज बनने वाली है और सी वाले मिरर में बड़ी बनेगी। ठीक है, केस 2 में दो प्रॉपर्टीज लिखनी है, लिख दो भाई। भाई देखो केस 2 में दो प्रॉपर्टीज, पहली बात हाइट ऑफ इमेज बराबर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और दूसरी बात इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी आपकी रियल और इनवर्टेड। भाई दो प्रॉपर्टी लिखनी थी, मैंने लिख दी। आई बात समझ? व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। भाई मिरर सी और उसका रे डायग्राम बनाना है। पहली बात तो भाई जो मिरर सी है ना, कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। और क्या पूछ रहा था, नेचर, नेचर और साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड। इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, मतलब इमेज बहुत बड़ी होगी। ठीक है, और एक ये तो न्यूमेरिकल है यार, आपको देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस यू दिया हुआ है, देखो आपको इसको ट्राई करना। ठीक है, यू दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दी हुई है, सिर्फ आपको वी निकालना है इसके अंदर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक की समझ आई होंगी। गुड बाय।